इंसानों का भ्रम है। तेरे सक्षम पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंड करेगा तुझे। भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज, देखता हूँ क्या कर लेगा भगवान में। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है। ये दुकान श्री कांचीलाल मेहता के नाम से थी। किसे भेजी है नोटिस? भगवान। ठीक है, तो भैया चोर बाजार में दुकान गिर गई, किसकी गिरी भैया? बोलो, बोल मत लेना। कांजीलाल मेहता की गिर गई। अब कांजीलाल मेहता की जब दुकान गिरी तो जिन बच्चों ने पिक्चर देख रखी है, क्या कांजीलाल सीधा कोर्ट में जाते हैं पहले? नहीं नहीं नहीं, कांजीलाल कहां जाते हैं बताओ? समझ तो ऐसे क्या बना सर? पहला पॉइंट फेथ, एल से क्या होगा सर? लॉस को मिटिगेट करने की कोशिश। आई से क्या बनेगा सर? इंडेमनिटी। पी से क्या बनेगा सर? प्रॉक्सिमेट। कार्ड के सी से क्या बनेगा सर? कंट्रीब्यूशन, एसबीआई या एचडीएफसी। एस से क्या बनेगा सर? बोलो, सब्रोगेशन। और इंश्योरेंस का क्या बनेगा सर? मेरा खुद का क्या होना चाहिए सर? इंटरेस्ट हो गया साथ। और इंश्योरेंस का क्या है सर? क्योंकि मैं इंश्योरेंस पढ़ा रहा हूं तो इंश्योरेंस का कोड है। आज जो हमें जानना था वो जानना था जो बहुत सारे लोग आजकल की दुनिया में यूज करते हैं, मैं खुद यूज करता हूं, है ना, एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है सर? जो तुम्हारे सामने लिखी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है सर? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ आरटीजीएस और कुछ एनईएफटी। तो आज हमें जानना पड़ेगा कि सर जो आरटीजीएस और एनईएफटी है ना लोग इस्तेमाल करते हैं, आरटीजीएस और एनईएफटी लोग इस्तेमाल करते हैं, सर उनका कारण क्या है इस्तेमाल करने का? तो पहले हम इनका डिफरेंस जान लेते हैं ना। पहले इनका डिफरेंस जान लेंगे तो क्या होगा सर? आसानी से याद हो जाएगा, राइट। तो एक एक करके इनका डिफरेंस देखते हैं सर, एनईएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस क्या है। तो पहले बताओ फुल फॉर्म क्या पढ़ी सर हमने? हाँ, और दूसरे की? हाँ, रियल टाइम, हाँ ग्रॉस सिस्टम है ना, ग्रॉस सेटलमेंट। फुल फॉर्म याद हो जाएगी। अब कब हमें एनईएफटी का इस्तेमाल करना है, कब हमें आरटीजीएस का इस्तेमाल करना है? अगर मान लो मुझे तुमको, या मान लो तुम्हें मुझे फीस देनी है ना, और फीस हमारी मान लो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 इस तक है, यानी 1 रुपए से लेके पेमेंट करनी है, छोटी पेमेंट करनी है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है सर? क्या इस्तेमाल करना है? एनईएफटी। और आरटीजीएस का इस्तेमाल करना है सर जब हमारी पेमेंट मिनिमम कितनी हो सर? तो मिनिमम पेमेंट हमारी इतनी इतनी होनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी सर? मैक्सिमम लिमिट बैंक टू बैंक डिपेंड करता है ना। कुछ बड़े बैंक 10 लाख तक की लिमिट देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में, एक दिन की लिमिट है ना, आप एक दिन में क्या कर सकते हैं सर? इतना ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस में कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस में आप करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या ये दोनों ही काम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हो सकते हैं? तो आप बोलोगे हो सकते हैं सर, मुझे बैंक जाना पड़ेगा। मैं बैंक जाऊंगा, है ना, राइट। 50,000 यूजिंग कैश, अब 50,000 विद चेक। कैश और चेक के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं सर? पेमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे वहां पे एनईएफटी और आरटीजीएस का फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ता है सर? फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं भैया एनईएफटी का फॉर्म भरूंगा। आरटीजीएस में भी क्या होगा? बैंक को विजिट करेंगे, लेकिन यह कैश में नहीं होगा, ओनली किस में होगा सर? ओनली चेक। समझ ना बात? तो एक बात समझ में आ चुकी है सर, एनईएफटी का इस्तेमाल हमें तब करना पड़ता है जब हम छोटी पेमेंट करना चाहते हैं। आरटीजीएस का इस्तेमाल करना पड़ता है जब हमारी पेमेंट्स बड़ी होती है। एक बात समझ में आ गई। आरटीजीएस में सिर्फ चेक से काम चल सकता है। एनईएफटी में आप अपने साथ फॉर्म भरेंगे तो कैश घर से ले जा सकते हैं और कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो पेमेंट होती है कुछ टाइमिंग के हिसाब से होती है कि अभी मैंने किया तो उस खाते में, है ना, आधे घंटे बाद पहुंचेंगे, 1 घंटे बाद पहुंचेंगे, स्लॉट्स होते हैं। यहां पे इमीडिएट फैसला ऑन द स्पॉट, बिल्कुल पेटीएम की तरह, है ना, बिल्कुल पेटीएम गूगल पे की तरह होता है ना, राइट। यानी जैसे मैंने ट्रांसफर किया वो आपके खाते में या आपके अकाउंट में एज इट इज सेम टाइम पे दिखेगा। लेकिन एनईएफटी में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। सर टाइम कितना लगता है? हाफ आधे आधे घंटे के, आधे आधे आवर के आपके क्या होते हैं सर? हाफ आवर के बैचेस होते हैं। और ये तो 1-on-1 सेटलमेंट है, यानी ऑन द स्पॉट हो जाता है ना। यानी यहाँ पे आधे आधे घंटे के बाद होता है और आरटीजीएस में ऑन द स्पॉट। सर्विस टाइम क्या होता है?
मंडे टू सैटरडे, है ना, 8 से 6:30 बजे तक आप क्या कर सकते हैं सर, एनईएफटी कर सकते हैं। आरटीजीएस का भी सेम टाइम है, 8 से 6 बजे तक, है ना, राइट। बैंक में जाके ऑनलाइन तो कभी भी कर सकते हो, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन तो आप कभी भी कर दो, लेकिन यहां पे क्या होगा, बैंक की विजिट में, ना, अगर आप कैसे करना चाहते हैं, बाय विजिटिंग बैंक, जिसे आप बोलते हो ऑफलाइन। आप ऑनलाइन ही ऑफलाइन करना चाहते हो तो बैंक रात में थोड़ी खुलेगा आपके लिए, ना संडे खुलेगा ना हॉलीडे खुलेगा, ठीक है ना। चार्जेस कितने हैं, अगर आपने एनईएफटी करी तो एनईएफटी के चार्ज कम है, क्योंकि वो छोटे अमाउंट के लिए भी हो सकता है, जैसे 2.5 रुपए 10 लाख रुपए तक, 5 रुपए 15 रुपए 25 रुपए। आरटीजीएस का अमाउंट क्या होता है, जैसे 2 से 5, मैंने 5 लाख रुपए भेजे, 3 लाख रुपए भेजे, तो मात्र 30 रुपए कटेंगे, 55 रुपए कटेंगे है ना, राइट। तो ये आपको बस ये याद रखने, ठीक है, समझ में ना। तो एनईएफटी आरटीजीएस करने के लिए बैंक अपने कुछ बैंक की फीस चार्ज करता है, बैंक चार्जेस, जिसे आप बीआरएस में सीखते हैं ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस, वो बैंक चार्जेस इस तरीके से होते हैं। बस इतना डिफरेंस बहुत है। अब आप समझ चुके हो एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है। अब इसको आप टेबल बना के आएंगे एग्जाम में, साथ साथ ये भी लिख के आएंगे, सर एनईएफटी रेफर टू द सिस्टम ऑफ नेशनल वाइड, अब इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कोई भी इसे यूज कर सकता है। मतलब किस लिए यूज कर सकता है, टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री, है ना। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर मेरे को है ना एनईएफटी करना है, तो मैं बैंक में जाकर ऑनलाइन इसे कर सकता हूं। कैसे होता सेटलमेंट, एनईएफटी टेक प्लेस 6 टाइम्स अ डे ड्यूरिंग, 9:30 से आधे घंटे के स्लॉट में, इस तरीके से एनईएफटी आप कर सकते हैं, राइट। बैंक में जाकर भी, फॉर्म भरकर, और ऑनलाइन भी। सैटरडे को 3 बार होता है। एनी ट्रांजेक्शन आफ्टर डिजाइनिंग सेटलमेंट टाइम इन नेक्स्ट फिक्स सेटलमेंट, यानी कि मान लो पहली सेटलमेंट 10:30 की है और मैंने एनईएफटी 11 बजे करी, तो 11 बजे वाली एनईएफटी तुम्हारे खाते में कितने बजे पहुंचेगी, 12 बजे। मैंने 12:05 में करी, तो आपको बताना पड़ेगा भाई तेरे को 1 बजे तक पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। आरटीजीएस सबसे बढ़िया है, आरटीजीएस सबसे बढ़िया। आरटीजीएस क्या कहता है, रियल टाइम, ऑन द स्पॉट, पेटीएम की तरह हो जाता है। सेटलमेंट हमेशा रियल टाइम पे होता है। एज सुन एज आपने बटन दबाया ऑनलाइन में, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, नॉट सब्जेक्ट टू वेटिंग पीरियड। भैया वेटिंग पीरियड की कोई जरूरत नहीं है सर, है ना, कोई आधे घंटे की जरूरत नहीं वेट करने की। ग्रॉस सेटलमेंट मीन ट्रांजेक्शन सेटल 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और विदाउट नेटिंग। फास्टेस्ट तरीका क्या है सर, आरटीजीएस है, ठीक है, राइट। बाकी आप डिफरेंस से लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। बाकी डिफरेंस लिख के आ जाएंगे, 4-5 डिफरेंस लिखेंगे, बहुत है बस। तो समझ गए एनईएफटी आरटीजीएस, तो ये बिल्कुल ऑनलाइन है, ये आजकल की दुनिया में ही चलता है। सर मुझे पेमेंट देनी है, मुझे किसी को पेमेंट करनी है, कोई मुझे पेमेंट करेगा, तो भैया क्या कर लो। वैसे तो आजकल गूगल पे वगैरह सब कर देते हैं, लेकिन गूगल पे वगैरह की लिमिट होती है, मान लो 20,000 25,000, है ना, मान लो लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो क्या होता है सर, आरटीजीएस। क्या होती है सर, आरटीजीएस की पेमेंट होती है। सर अगला टॉपिक आता है बहुत ही मजेदार, है ना, बहुत ही मजेदार टॉपिक आता है। कहानी कुछ यहां से शुरू होती है, ध्यान से समझेंगे सर। भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है। तेरे सक्षम बाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंड करेगा तुझे। भगवान का डर किसी और को दिखाना मारा, देखता हूँ क्या कर लेगा भगवान में। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है। ये दुकान श्री कांचीलाल जी मेहता के नाम से थी। किसे भेजिए नोटिस? भगवान। ठीक है, तो भैया चोर बाजार में दुकान गिर गई, किसकी गिरी भैया, बोलो, बोल मत लेना। कांजीलाल मेहता की गिर गई। अब कांजीलाल मेहता की जब दुकान गिरी, तो जिन बच्चों ने पिक्चर देख रखी है, क्या कांजीलाल सीधा कोर्ट में जाते हैं पहले? नहीं नहीं नहीं, कांजीलाल कहां जाते हैं, पहले जाते हैं यहां पर जाते हैं सर। आपकी जो पॉलिसी है, चोरी, आग, फ्रॉड, ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। करेक्ट है, बचिए निकालिए। समझ में आई बात? ठीक है, आपकी जो पॉलिसी है वो किसको कवर करती है? चोरी, चकारी, है ना, राइट। इस तरह की पॉलिसी, दुर्घटना, आग लग गई, इस तरह की क्या होता है, पॉलिसी कवर करती है। यानी कि आग लग गई, चोरी हो गई, गिर गया, दुकान गिर गया, फिर आप कहां गए? कांजीलाल जी इंश्योरेंस वालों के पास गए। अब तुम मुझे बताओ, इंश्योरेंस वाले के पास जाके क्या कर रहे हैं कांजीलाल मेहता?
इंश्योरेंस क्लेम मतलब इन घटनाओं में आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सब भगवान का है ना। इंश्योरेंस क्लेम बताओ, ये शब्द क्या है सर? इंश्योरेंस क्लेम बोलो, हिंदी में बोलेंगे लॉस की भरपाई। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे सर? लॉस की भरपाई। यानी कांजीलाल को लॉस हुआ उनकी दुकान गिरने से, रिनोवेट करना पड़ेगा, सामान खराब हो गया, मूर्तियां टूट गई सारी। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है जिसमें एक पार्टी है ना एग्री करती है कि मैं आपको प्रीमियम भरूंगा। प्रीमियम भरूंगा मतलब हर महीने कुछ ना कुछ पैसा दूंगा, उसके बदले आप मुझे क्या देना? एंड टू पे एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक गुड फॉर लॉस। यानी गुड फॉर लॉस मतलब आप मुझे करना सर लॉस की भरपाई करना। किस चीज से भरपाई करना लॉस की सर? डैमेज, इंजरी, है ना, राइट। इन चीजों से मुझे बचा लेना, इन चीजों की भरपाई कर लेना। तो कांजीलाल मेहता क्या कर रहे हैं? प्रीमियम भर रहे हैं इंश्योरेंस का, है ना, राइट। तुम्हारे घर में इंश्योरेंस है कि नहीं है? हेल्थ इंश्योरेंस होगा, घर में गाड़ी होगी, स्कूटी होगी तो कार इंश्योरेंस होगा, है कि नहीं बात? तो बताओ वो इंश्योरेंस क्यों कर रखा है पिताजी ने? पिताजी को कराने की जरूरत क्या थी मुन्ना? क्या जरूरत थी, जल्दी बताओ। है हाँ, अगर कभी हम बीमार हुए तो हमारा हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? हाँ, इंश्योरेंस कंपनी। अगर गाड़ी खराब हो गई तो भैया गाड़ी के जो मरम्मत की पेमेंट है वो कौन देगा सर? इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए हम क्या करते हैं सर? इंश्योरेंस कराते हैं। बात समझ में आई? अब देखो सर, अगर मैं तुम्हें बताऊं और मजे की बात, चलो मैं अपने ऊपर ही लेके बताता हूं भैया। ये कौन हो गए तुम्हारे, है ना? हाँ ठीक है। अब मैंने, तुमने, सबने घर में क्या करा रखा है? हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। क्या करा रखा है? अब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है फॉर एग्जाम्पल ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से। तुमने नाम भी सुना है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। मैंने बोला जैसे ओ माय गॉड में कांजीलाल मेहता ने कराया है ना, मैंने बोला ओ माय गॉड की तरह, मैंने कहा भैया, है ना, मेरा नाम अंकुर है, ठीक है, मेरे को भैया हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कहीं बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का बिल जेब से ना देना पड़े, तुम दे देना। अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस कह रहे बिल्कुल देंगे, चिंता मत करो, है ना, लेकिन जब भी बीमार हो गए तब देंगे ना, उसके लिए तुम हमें थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा कितना प्रीमियम देना है? अब मैं उन्हें पेमेंट करता हूं, मेरी पेमेंट क्या बोली जाती है? प्रीमियम। मेरी पेमेंट को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? प्रीमियम। मैं उन्हें 20,000 रुपए पर ईयर देता हूं। मैं रियल बता रहा हूं, 20,000 रुपए पर ईयर। मैंने उनको पेमेंट करी। उन्होंने मुझे पता क्या वादा किया? उन्होंने मुझे वादा किया कि सर आप जीवन में कभी भी बीमार होंगे, आप हर साल ऐसा कर रहे हैं तो हर साल आप 20,000 देते हैं ना, आप जीवन में कभी भी बीमार होंगे तो 20 लाख का बिल आपके हॉस्पिटल का हम पे करेंगे, टेंशन नहीं लेने का हम पे करेंगे, है कि नहीं बात? मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, चलो 20 लाख तक का हॉस्पिटल का खर्चा, है ना, राइट, बच जाएगा। चलो अगर कभी बीमार हुए तो। अब 20,000 रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब क्या एक बात बताओ, मुझे क्या बोला जाएगा? मुझे क्या बोला जाएगा? मुझे बोला जाएगा इंश्योर्ड। क्या बोला जाएगा? मुझे क्या बोला जाएगा सर टेक्निकल भाषा में? बोलो रे मुन्ना, इंश्योर्ड। अच्छा, ओरिएंटल को क्या बोला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोला जाएगा? इंश्योरर। क्या बोला जाएगा? इंश्योरर। ये दो शब्द मुझे एग्जाम में लिखने हैं। ये लिखा तुमने ऊपर, इंश्योरर, इंश्योर्ड, ये रही बात, है ना, जो हमने ऊपर देखी वो ये लिखी है बात तुम्हें समझाने के लिए। तो बात समझ आ गई? मैं कौन हो गया सर? इंश्योर्ड। कंपनी कौन हो गई सर? इंश्योरर। ठीक है। अब ये जो वादा किया कि हम 20 लाख के तुम्हारी भरपाई करेंगे, इसे क्या बोलेंगे सर? इसे बोलेंगे ये मेक गुड फॉर अ लॉस। इसे मैं क्या बोलूंगा सर? मेक गुड फॉर लॉस। जो भी आपका लॉस होगा हम उसे ठीक कर देंगे, हम उसकी भरपाई कर देंगे। बोलो तुम्हें समझ आ गई? इसलिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। मैंने हेल्थ करा, कार का भी तो यही है, सेम कॉन्सेप्ट में आया, नोट कर लिया, राइट। तो मुझे बोला जाएगा इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोला जाता है? इंश्योर्ड। उल्टा मत कर देना, नंबर कट जाएंगे। मुझे क्या बोला जाएगा सर? इंश्योर्ड। कंपनी को क्या बोला जाएगा सर? इंश्योरर। जो गुड फॉर लॉस मतलब जो मेरे लॉस की क्या करेगी सर? भरपाई करेगी, लॉस की भरपाई करेगी। बोलो समझ गए सर?
मजा आ गया सर? ठीक है, राइट। तो बस हमें पता तो है प्रैक्टिकली, लेकिन हमें आज ये पता लग गया कि मुझे क्या बोला जाएगा और कंपनी को क्या बोला जाएगा। अब इंश्योरेंस के बहुत मजेदार, ये एग्जाम में आएगा तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, एक्सपेक्टेड लिख लेना। अब जो पढ़ा रहा हूं प्रिंसिपल, ठीक है, अगर इंश्योरेंस में से क्वेश्चन बनता है, यानी आज के टॉपिक का कोई क्वेश्चन बनता है तो इंश्योरेंस का बनता है। सर इंश्योरेंस के कितने प्रिंसिपल होते हैं सर? 5 उसूल है प्रिंसिपल, 5 उसूल। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अभी समझते हैं सर ये क्या होता है, साथ साथ मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, मजा ही आ जाएगा सर। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अब सुनना ध्यान से। क्या हुआ, एक बंदा था बहुत चालू राम, क्या नाम था उसका? चालू राम, है ना? चालू राम एक नंबर का, है ना, चालू इंसान। उसने क्या लोचा किया, ये केस आ चुका है एग्जाम में, बस मैं नाम फेक ले रहा हूं, ओरिजिनल नाम नहीं ले रहा। केस आ चुका है एग्जाम में, केस आ चुका है प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जाम में भी। एक बंदे को हार्ट की बीमारी थी, किसकी? हाँ, हार्ट की बीमारी थी, और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, कभी भी अल्लाह को प्यारे हो सकते हो, ठीक है। अब उन अंकल जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं रहूं ना रहूं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या होने चाहिए, अमीर हो जाने चाहिए। वो इंश्योरेंस वाले के पास गए, उन्होंने बोला भाई मेरा 100 करोड़ का इंश्योरेंस कर दे। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। कितने कर दे? 100 करोड़ का, है ना। 100 करोड़ का इंश्योरेंस कर दे। कंपनी ने बोला 100 करोड़ का इंश्योरेंस कर देंगे, 1 करोड़ रुपए पर ईयर का तुम्हें क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर भर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना, राइट। अब उसने कहा 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, डॉक्टर ने वैसे बोला कुछ ही महीनों की जिंदगी बची है, उन्होंने कोई बात नहीं। उसने कहीं से इंतजाम किया, घर वर बेचा, आजकल तो बिकी जाते हैं 1-2 करोड़ में, उसने अपना घर वर बेचा, ठीक है, राइट, 1 करोड़ का इंतजाम किया, प्रीमियम भर दिया। जैसे ही प्रीमियम भरा, ठीक है, उसके कुछ ही महीने बाद क्या हुआ, चालू राम, है ना, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब घर वालों ने क्या किया, लाओ 100 करोड़ रुपए, लाओ 100 करोड़। मजा आ गया नहीं आ गए? ऐसे आजकल बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ बनाने के लिए, बताओ चालू राम ने क्या किया, 100 करोड़ का, लेकिन किया क्या, 100 करोड़ रुपए ने घर में दिलाने के लिए नहीं, मरना तो उसको था, पर उसने क्या चालूपंती करी ना, उसने चालूपंती ये करी कि उसने बात छुपा ली। बताई कहां, इंश्योरेंस कंपनी को। तो जब ये केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट में ये, जब ये केस कोर्ट में गया, कोर्ट में ये बात प्रूफ हो गई कि इंश्योरेंस करने से पहले चालू राम को पता था, मेडिकल रिपोर्ट में लिखा था कि भैया इनको हार्ट की बीमारी है और ये कुछ ही महीनों के मेहमान है। तो इन्होंने खुद पैसा, अपने घर में पैसा दिलाने के लिए, करने के लिए क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से ये रिपोर्ट छुपाई, अपनी हार्ट की रिपोर्ट छुपाई, और छुपा के जानबूझकर इतना बड़ा इंश्योरेंस कराया जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हुआ। तो जब ये बात कोर्ट तक पहुंची, जज ने क्या कर दिया, खेल खत्म किया। जज ने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी को 100 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया था वो लौटा दो, और साथ में इनके ऊपर पेनल्टी लगाओ। क्या, किस चीज की, सही चीज छुपाने की। तो बल्कि चालू राम के घर वाले को वापस पैसे तो मिले 1 करोड़, साथ में पेनल्टी लगी, यानी 100 करोड़ तो मिले नहीं, और 1 करोड़ रुपए जो दे गए थे चालू राम, उसमें से भी पेनल्टी कट गई। तो उल्टा फायदा नहीं हुआ, क्या हुआ, नुकसान हुआ। इस बात को जज ने बोला, इंश्योरेंस के लॉ में, इंश्योरेंस की बात में लिखा है, इसे बोलते हैं गुड फेथ। इंश्योरेंस का मतलब होता है सबसे बड़ा, अटमोस्ट मतलब बहुत बड़ा, गुड फेथ मतलब भरोसा। इतने बड़े भरोसे पर इंश्योरेंस किया जाता है कि आपको हर एक बात क्या करनी है सर, बतानी है। जब मेरा इंश्योरेंस हुआ था ना, लाइफ इंश्योरेंस, है ना, तो पहले पूरी मेडिकल चेकिंग हुई थी हॉस्पिटल में जाकर। इंश्योरेंस वाले खुद कराते, कहते हैं भैया तुम मत दो, हम तुम्हारी चेकअप करा लेंगे, हार्ट चेकअप, ये चेकअप, दिल का बीपी सब, है ना। और फिर पूछा भी जाता, साइन भी कराए जाते हैं। मुझसे साइन कराया गया कि मुझे पिछले जीवन में मतलब पिछले जन्म नहीं, कुछ पिछले सालों में जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से मुझे कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है, कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई है जिससे मुझे, है ना, मृत्यु की संभावना बनती हो, ठीक है, राइट। और मैं कोई चीज छुपा नहीं रहा हूं, ये साइन कराए जाते हैं, ठीक है। तो लिखो एग्जाम्पल,
अटमोस्ट गुड फेथ का ये एग्जाम्पल है, चालू राम वाला है। अब एग्जाम में तो चालू राम लिख नहीं सकते, एग्जाम में मिस्टर एक्स लिखा ना, लिखो या ऐसे लिख लो, इफ अ पर्सन, जल्दी जल्दी लिखना, मैं बोल रहा हूं, इफ अ पर्सन टेक्स लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम LIC by hiding major fact like he is heart patient, then उसने फैक्ट हाइड कर लिया तो क्या होगा, देन हिज पॉलिसी विल नॉट एक्सेप्टेबल, उसकी पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उसने क्या किया है, मेजर फैक्ट को हाइड किया है, एज पर प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, एज पर प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, एज पर प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, ये लिखी बात सर। इंश्योरेंस होता है म्यूचुअल ट्रस्ट पर और कॉन्फिडेंस पर, तुम्हारे और कंपनी के बीच में, बोथ पार्टीज, इंश्योरेंस कंपनी और तुम्हें क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, बोथ पार्टीज डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी हमें बताए कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो कौन सा कवर नहीं है, हाँ जी सब कवर है, पता लगा भैया हार्ट का ही कवर नहीं है कि नहीं बात, तो बतानी पड़ेगी कौन सा कवर है कौन सा कवर नहीं है। तो सारी बातें आपको छुपानी नहीं है, सारी बातें करके बतानी है। बात समझ में आ गई, राइट? बात बोलो, यस सर। अगला आता है सर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब समझना इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। यहां पर इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मेरा खुद का रुचि, कि मेरी उसमें रुचि है। बताओ क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, बताओ क्या होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कांजीलाल मेहता ने इंश्योरेंस कराया है ना, राइट? तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे सच में इसलिए इंटरेस्ट है इंश्योरेंस में या इंश्योरेंस के क्लेम में, क्योंकि भैया मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, सच में मुझे लॉस हुआ है कि नहीं बात, राइट? और मैं ही क्या हूं, उसका ओनर हूं। तो ये इंटरेस्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्यों मैं इंश्योरेंस क्लेम में इंटरेस्टेड हूं। तो लिखो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, कांजीलाल मेहता वाले लिखा देता हूं, टू का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, इंश्योर्ड कौन हुआ सर, हम आप, है ना? इंश्योर्ड हुआ जैसे हमारी वीडियो में कांजीलाल मेहता इंश्योर्ड, यानी कांजीलाल क्या प्रूफ करेंगे, कांजीलाल प्रूफ करेंगे दैट इंश्योर्ड ही मस्ट सफर्ड, सच में उन्हें बहुत दुख है और उन्हें लॉस हुआ, ही मस्ट सफर्ड लॉस एज ही इज द ओनर ऑफ शॉप। उन्हें इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि वो उसके ओनर हैं, है ना? ये उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा। दिस इज टू प्रूफ इंटरेस्ट। इंश्योरेंस क्लेम में अपना इंटरेस्ट प्रूफ करने के लिए उन्हें कोर्ट में बताना पड़ेगा कि मैं ही दुकान का ओनर था, दुकान में जितनी भी मूर्ति थी वो मैं उन सब का ओनर था, और उनके टूटने से, दुकान के टूटने से मुझे भैया बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ना? तो जज पेपर चेक करेंगे, हाँ भाई तुम्हारी दुकान थी, तुम्हारी दुकान को नुकसान हुआ, तुम्हारी मूर्तियां थी, तुम्हें नुकसान हुआ है, सच में तुम्हें हावी लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें पैसे देगी, क्योंकि तुम इसी चीज का क्या करते थे सर, प्रीमियम लेते थे। अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कर रखा तो मुझे कोर्ट में क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया मैंने ही हेल्थ इंश्योरेंस दिया है और मैं सच में क्या हुआ हूं, बीमार हुआ हूं, जिसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान हुआ है, इसलिए मेरे हॉस्पिटल का बिल कौन पे करे सर, इंश्योरेंस कंपनी, राइट? यानी कि मुझे इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? इंश्योर्ड कौन हो गए, आप और मैं,
मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज मुझे इंटरेस्ट है लाइफ इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में, ठीक है, और मुझे यह बताना है कि मुझे उससे लॉस हुआ है, ठीक है ना, राइट। तो जैसे एक बिजनेसमैन है उसको किसमें इंटरेस्ट होता है, एक बिजनेसमैन को इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है अपने कंपनी के घर में, स्टॉक में, अपनी खुद की लाइफ में, बच्चों में, इन सब में एक वो होता है कि हाँ भाई इन सबको खतरा है तो मैं इनके लिए क्या करा लूं, इंश्योरेंस कराऊं। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे इनका रिस्क है इसलिए मैं इनका इंश्योरेंस करा रहा हूं और मुझे इनका लॉस हुआ है, ठीक है। यानी अपने आप को तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं ओनर हूं और मेरे को इससे क्या हुआ है सर, लॉस हुआ है, इसलिए तो मैंने इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस मिल जाएगा सर, है ना। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है बताओ, इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस की भरपाई। क्या मतलब होता है मुन्ना मुन्नी, हाँ तो पहले लिखते हैं इंडेमनिटी मीनिंग। इंडेमनिटी मीन्स लॉस की भरपाई, कि भैया लॉस की क्या हो रही है सर, भरपाई हो रही है। अब बताओ इंश्योरेंस का तीसरा उसूल क्या है, कि जो भी लॉस हुआ है उसे क्या होना चाहिए सर, है ना, राइट, लॉस की भरपाई होनी चाहिए। अब एक केस आया मजेदार, एक बंदे ने अपना बिल्डिंग इंश्योरेंस कर रखा था, है ना, क्या करा रखा था, एक बिजनेसमैन था, उसने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है ना, राइट। इफ अ पर्सन टेकन बिल्डिंग इंश्योरेंस ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख का इंश्योरेंस करा रखा था, फिर क्या हुआ सर, ड्यू टू फायर ही सफर्ड लॉस ऑफ 4 लाख, ठीक है, बिल्डिंग को 4 लाख का नुकसान हुआ, 10 लाख का इंश्योरेंस था। बताओ इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिलेंगे, 4 लाख 10 लाख है, कितने मिलेंगे मुन्ना मुन्नी, हाँ मुन्ना, 4 लाख या 10 लाख, सोचो। तो इंडेमनिटी ये कहता है लॉस की भरपाई, लॉस की भरपाई ना, तो लॉस कितना हुआ, तो 10 क्यों मांग रहे हो, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने क्या बोला जब ये बात कोर्ट में गई, जज साहब ने बोला कंपनी विल गिव, इंश्योरेंस कंपनी विल पे या विल इंडेमनीफाई 4 लाख रुपीज, नॉट 10 लाख रुपीज। भैया तुम्हें 4 लाख रुपए की भरपाई होगी, 10 लाख की भरपाई नहीं कर सकते। तुमने इंश्योरेंस 10 लाख का कराया तो उसका मतलब थोड़ी 10 लाख ले लोगे। अब तुमने मेडिकल, अब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कर रखा 20 लाख का, बीमार होकर इंश्योरेंस का बिल आया मान लो 5,000 का, तो 20 लाख क्लेम कर लूं, है, इंश्योरेंस वाले लेट जाएंगे जमीन पे, क्या कर रहे हो भैया, है कि नहीं बात। तो इसे बोलते हैं इंडेमनिटी, है ना, राइट। एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में तो भैया जो निकल लिया बेचारा अल्लाह को प्यारा होगा उसको तो घर वालों को पूरे पैसे मिलेंगे, उसमें तो उसमें कम लॉस बड़े लॉस की बात ही नहीं है, उसमें तो जीवन का लॉस है। लेकिन बाकी में क्या होता है सर, बाकी में इंश्योरेंस इज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस हमारे केस में कितना हुआ सर, 4 लाख। These contract provide security from loss, no profit can be made out of contract। तो क्या तुम प्रॉफिट कमा लोगे क्या, इंश्योरेंस कभी प्रॉफिट कमाने के लिए होता है क्या, बताना जरा। अच्छा ये होता अगर तुमने, अगर मैंने इंश्योरेंस कर रखा है हेल्थ इंश्योरेंस 20 लाख का और बीमार हो गया, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मुझे कितना दे देगी, 25 लाख 20 देगी, तो प्रॉफिट कमा सकता हूं क्या। तो इंश्योरेंस से आदमी कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बल्कि उसे नुकसान में रहता है। हॉस्पिटल वाले, वो इंश्योरेंस वाले बोल देंगे भैया इसका बिल नहीं देंगे हम तो, है ना, दवाइयों को नहीं देंगे। जैसे कार में पता क्या होता है, टायर का इंश्योरेंस नहीं होता, तुमने कार इंश्योरेंस कर रखा है, टायर का इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि टायर इंश्योरेंस में नहीं होता, तो घिसेंगे ही, है कि नहीं बात, राइट। प्लास्टिक का जो बोनेट वगैरह होता है इनका नहीं होता, है कि नहीं बात, मतलब जो मडगार्ड वगैरह हो गए, अब वो तो नॉर्मल ही है, टूट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 ही तो मिलेंगे, हाँ और क्या, वो तो है ही। और अगर भैया, अगर मैंने इंश्योरेंस कर रखा 20 लाख का, हॉस्पिटल ने बिल बना दिया 25 लाख का, तो 5 जेब से लगते हैं भैया। आपने इंश्योरेंस 20 का कराया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मुद्दे की बात यह कि अगर लॉस हुआ 10 का, इंश्योरेंस है 20 का, तो क्या 20 मांग सकता हूं, नहीं, क्यों नहीं मांग सकता,
आप इंश्योरेंस से कभी प्रॉफिट नहीं कमाते। अच्छा तुमने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, बीमार हो गए तो तुम जीत गए, जीत गए भैया नाचो, जीत गए भैया, जीत गए। क्यों नहीं? क्यों? मेरा बीमार होना क्या जीत के बराबर है कि भैया इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे? अब तो नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस से मुझे कभी प्रॉफिट तो मिल ही नहीं सकता, तो जीतूंगा तो मैं कभी भी नहीं जिंदगी में, है कि नहीं बात? राइट। कार वगैरह का इंश्योरेंस कराते हैं, पैसे कम ही मिलते हैं, ठीक है, याद रहेगी ना बात। आप इंश्योरेंस से कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्योंकि वो लॉस की भरपाई करता है, आपका पैसा डबल या आपका पैसा पे इंटरेस्ट नहीं जोड़ता, ठीक है। बोलो समझ गए सर? अगला आता है सर, अगला आता है प्रॉक्सिमिटी कॉज। क्या आता भैया? बताओ प्रॉक्सिमिटी कॉज क्या होता है सर? सुनने जान से बहुत मजेदार चीज, इसका केस बताता हूं तुम्हें, ध्यान सुनना। एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने एक शिप इंश्योरेंस कराया। शिप इंश्योरेंस को बोलते हैं मैरिन इंश्योरेंस, टाइटैनिक की तरह लटके हुए हैं टाइटैनिक पे। ये जैक है, ये रोज आंटी है, दोनों को तुम जानते हो ना, जैक अंकल रोज आंटी। टाइटैनिक पे हाथ फैला के, है ना, कोने पे खड़े हैं। अब टाइटैनिक में, टाइटैनिक बेचारा आ रहा लहरता लहरता, ये वाला गाना गाते हुए, है ना, राइट। तो टाइटैनिक आ रहा है, इस टाइटैनिक में तुम्हारा सामान था। किसका सामान था? तुम्हारा सामान था। तुम्हारा सामान नीचे गोडाउन में टाइटैनिक में डब्बे के डब्बे रखे हुए थे। तुमने क्या किया, है ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स तुम जानते हो इमरान हाशमी, है ना। मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स टेकन कौन सा लोन? मैरिन इंश्योरेंस, है ना, शिप इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस ले लिया कि अगर मुझे कुछ भी लॉस हुआ, ठीक है ना, राइट, तो कौन भरेगा? बोलो। हाँ, अगर शिप डूब गया ना, शिप के डूबने का होता है मैरिन इंश्योरेंस, ठीक है। इन बिटवीन द वे, रास्ते में क्या हुआ, तुम्हारे जो बैग थे, मान लो ये गेहूं के चावल के बैग थे, है ना, राइस बैग थे। इन द वे राइस बैग स्पॉइल्ड बाय रैट्स, चूहे खा गए, चूहे। टाइटैनिक में चूहे बहुत थे। क्वेश्चन ये बना, इज कंपनी विल पे इंश्योरेंस टू मिस्टर एक्स? इज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ राइस बैग इज वैलिड? क्या लिखोगे? बोलो यस या नो। क्यों नहीं? हाँ, मैरिन इंश्योरेंस किसके लिए होता है? मुन्नी बिल्कुल सही बोल रहे, शिप के डूबने पे। अब उसमें चूहे खा गए तो शिप के डूबने की वजह से लॉस थोड़ी हुआ है, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे? नो कंपनसेशन विल बी गिवन, है ना, नो कंपनसेशन विल बी गिवन। क्यों नहीं दिया जाएगा? एज मैरिन इंश्योरेंस कवर, एज मैरिन इंश्योरेंस कवर लॉस ड्यू टू सी डैमेजेस, जो समुद्र की वजह से डैमेजेस हुए हैं उसलिए होता है मैरिन इंश्योरेंस, है ना, राइट, कि भैया डूब गया, पानी भर गया, इसकी वजह से। चूहे के डैमेजेस नहीं होते, इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट। देखो ये लिखी बात, लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू रीजन मेंशन इन इंश्योरेंस पॉलिसी। लॉस किसकी वजह से होना चाहिए? जो रीजन किस में लिखा हो? पॉलिसी में लिखा हो। बट इफ लॉस इनकर्ड ड्यू टू रीजन नॉट मेंशन, है ना, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज और द नियरेस्ट कॉज इज फॉलोड। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज ये बोलता है कि फिर आपको उसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी प्रॉक्सिमिटी यानी कि मैचिंग नहीं हो रही जो मैंने लिखा है जिसका इंश्योरेंस करा है। बात समझ में आ रही ना, राइट। तो भैया प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट कहता है कि जो लिखा है उसी के लॉस की भरपाई होगी। मैरिन इंश्योरेंस का मतलब होता है सी के खो जाने से, भटक जाने से, डूब जाने से, पानी भर जाने से। चूहों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बोलो समझ के सर, नोट कर लिया सर? बोलो, बात समझ आ गई? सर ये था हमारा प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट, ये तो हो गई टाइटैनिक की बात।
अगली बात करते हैं सबरोगेशन। ये सारे एग्जाम्पल लिख के आने एग्जाम में, तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो सबरोगेशन क्या होता है, सबरोगेशन ध्यान समझना। इस बार कांजीलाल जी मेहता जो थे वो बहुत चालू निकले। उन्होंने देखा इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्लेम ले लेता हूं। उनका क्लेम था 25 लाख का उस पिक्चर में। कितने का क्लेम था? 25 लाख का। उस पिक्चर के एंड में उन्हें मिल भी जाता है ना, कोर्ट में केस करते हैं। 25 लाख का क्लेम था, लेकिन वो थोड़े से चालू निकले। उनकी दुकान में जो मूर्तियां थी सारी नहीं टूटी, है ना, कुछ मूर्तियां टूटी, कुछ एज इट इज बच गई। उन्होंने कुछ जो टूटी मूर्ति थी उनसे क्या बेच दिया सर? स्क्रैप। स्क्रैप में बेच दी मूर्ति, और 25 लाख यहां से ले लिए, 5 लाख स्क्रैप में बेच के निकाल लिए। जो साबुत बची उन्हें मार्केट में बेच दिया, जो टूट गई थी उन्हें थोड़ा स्क्रैप में बेच दिया। तो कई बार खराब सामान भी क्या होता है, मार्केट में बिक जाता है। अब ये बताओ, अगर कांजीलाल जी ईमानदार हैं तो बताओ उनको इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिलना चाहिए? कितने का? 20 का मिलना चाहिए ना। 5 लाख तो उन्होंने फिर भी कमा लिए। इसे बोलते हैं सबरोगेशन। क्या बोलते हैं? सबरोगेशन। इस प्रिंसिपल को सबरोगेशन बोला जाता है। पकड़े गए तो 5 लाख तो लौटाने पड़ेंगे। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन गॉट, हाँ सर लिखते हैं ना, इफ अ पर्सन गॉट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, राइट, एंड आफ्टर दैट सच पर्सन, कांजीलाल मेहता, सोल्ड डैमेज गुड्स या प्रोडक्ट एज स्क्रैप, स्क्रैप की तरह बेच दिया भैया, देन अमाउंट और सेल प्राइस, देन सेल प्राइस ऑफ स्क्रैप इज टू बी गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसा लौटाना पड़ेगा। 5 लाख रुपए कांजीलाल मेहता को लौटाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कांजीलाल मेहता को लिख दोगे, मिस्टर के, है ना, गॉट इंश्योरेंस 20 लाख रुपीज एंड सोल्ड, एंड आफ्टरवर्ड सोल्ड 5 लाख रुपीज स्क्रैप, देन 5 लाख रुपीज इज टू बी गिवन, किसको देने पड़ेंगे? इज टू बी गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी। आपको 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को लौटाने पड़ेंगे, ठीक है ना, राइट। तो मिस्टर के हु सोल्ड द स्क्रैप एंड रिकवर द 5 लाख रुपीज मस्ट पे सच 5 लाख रुपीज टू इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि भैया उनके सारे लॉस की भरपाई तो इंश्योरेंस कंपनी ने कर दी ना 20 लाख रुपए देके। अब 20-25 लाख रुपए देके तुम्हारी लॉस की भरपाई हो गई, तो क्या करना पड़ेगा सर? वो 5 लाख रुपए जो तुमने एक्स्ट्रा कमा लिए वो इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। पकड़े गए तो खेल खत्म, पैसा हजम। सर अगला आता है कंट्रीब्यूशन। ये बहुत मजेदार, हालांकि ये अब की दुनिया में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले हो जाया करता था, और ये क्लॉज आज भी जिंदा है। अब भैया मान लो कार की बात करते हैं, चलो, है ना, तुम्हारी बात करते हैं, राइट। एग्जाम में तो मिस्टर एक्स करके लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना, चलो वही कर देते हैं। मिस्टर एक्स ने क्या किया? हैविंग कार इंश्योरेंस, और मजे मजे में क्या किया? कार इंश्योरेंस भी 2 जगह से करा लिया। प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है ये चीजें, लेकिन क्या किया उसने? कहां से करा लिया सर? फ्रॉम 2 इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। एक उन्होंने कार इंश्योरेंस करा लिया HDFC इंश्योरेंस से, और एक कार इंश्योरेंस करा लिया मान लो SBI इंश्योरेंस से। 2 इंश्योरेंस से करा लिया, ठीक है। अब इसको प्रीमियम भर रहे हैं वो 20,000 का, इसको प्रीमियम भर रहे हैं वो 10,000 का। इस तरीके से वो अपने कार इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं, ठीक है मुन्ना? बोलो, बात समझ में आ गई? अब इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्या था? पॉलिसी में यह था कि इनका जो क्लेम होगा, अभी कभी भी नुकसान हुआ तो HDFC मैक्सिमम क्लेम देगा फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, और SBI क्लेम देगा फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए, राइट। देन कार डैमेज हुई
और डैमेज रिपेयर वाली कंपनी ने बोला लॉस हुआ है सर आपका 75,000 रुपए का, 75,000 रुपए की पेमेंट होकर कार आपकी चकाचक हो जाएगी। ठीक है, 75,000 रुपए का क्लेम HDFC से वसूले, SBI से वसूले? बोलो, HDFC से? हाँ मुन्नी, HDFC से। दोनों बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंश्योरेंस क्लेम हम HDFC से वसूलेंगे, HDFC से वसूलेंगे क्योंकि हम उसे हमेशा ज्यादा प्रीमियम भरते आए और हमारा क्लेम भी उनसे ज्यादा है। लगा लो काटे, बिल्कुल गलत जवाब है ना। दिल पे लग गए से ऐसा क्यों कर दिया आपने हमारे साथ, नलायकों नशा करके आए हो क्या? एक बात बताओ, इससे भी इंश्योरेंस कर रखा है, इससे भी इंश्योरेंस कर रखा है, तो लक्की ड्रॉ या हमारी मर्जी थोड़ी होगी। तो जब ये बात कोर्ट तक पहुंची है ना, जब ये बात कोर्ट तक पहुंची तो जज ने पता क्या बोला? जज ने बोला भैया सारा लॉस इसके ऊपर लपेट दोगे तो इसके मजे आ गए, और सारा लॉस उसके ऊपर लपेट दो तो उसके मजे आ जाएंगे। ये नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। इंसाफ क्या होना चाहिए सर? बराबर होना चाहिए। तो जज साहब ने पूछा बताओ कितना कितना परसेंटेज है तुम्हारा, ये रेशियो बताओ। तो रेशियो पता लग रहा है कितना है? 2:1 का है कि नहीं है? कैसे है? 2:1, 2:1 प्रीमियम और उसके अमाउंट में 2:1 का रेशियो है, तो लॉस भी किसमें बटेगा? हाँ, देन तो आप आंसर क्या लिखोगे? आप आंसर लिखोगे लॉस ऑफ 75,000 डिस्ट्रीब्यूट इन 2:1। यानी कि अब बताओ HDFC कितना देगा रे पुष्पा? HDFC कितना देगा बताओ? अकाउंट्स के महारथी हो, रेशियो तो निकाल सकते हो सर। HDFC देगा 75,000 इंटू 2/3। ठीक है मुन्नी? SBI कितना देगा बताना जरा? 75,000 इंटू 1/3। जो जो अमाउंट आएगा दोनों आपस में इतना इतना इंश्योरेंस उन्हें देना है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। नोट कर लिया? ये लिखी बात। अगर एक बंदे ने पॉलिसी ले रखी है एक से ज्यादा, मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क, एक रिस्क के लिए 2 पॉलिसी ले रखी है, देन ऑल द इंश्योरर विल कॉन्ट्रीब्यूट, ऑल द इंश्योरर, जितने भी इंश्योरर है वो सब कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, राइट, लॉस में, बिकॉज ही हैज नो राइट टू रिकवर मोर फुल अमाउंट फॉर हिज एक्चुअल लॉस, कि एक से ही पूरा अमाउंट रिकवर कर लेना ये बिल्कुल राइट नहीं है। सारे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे सर? कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना आया? 75,000 इंटू 2/3। बोलो, एग्जाम में पेपर पूरा नहीं होगा तो धीरे धीरे कैलकुलेट करोगे रे पुष्पा। कितना है? फिर आगे पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना। नहीं निकला? चलो निकाल लेना एग्जाम में। HDFC 50,000 और ये बचा वो 25, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे। अगला हटा रहा हूं मैं। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है मुन्ना मुन्नी? सर मिटिगेशन का मतलब होता है, ध्यान समझना, मिटिगेशन का मतलब होता है लॉस को कम करने की कोशिश। मान लो भैया किसी के यहां आग लग गई तो कोर्ट में प्रूफ करेगा कि भैया मैं इंश्योरेंस क्लेम इसलिए मांग रहा हूं कि इसलिए नहीं कि भैया आग लगी तो मजा आ रहा था, अरे आग लगी नहीं जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इंश्योरेंस तो मिलेगा, हाथ टेप ले भैया सर्दी पड़ रही है, अरे भैया हाथ, है ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं कि भैया लॉस, अगर भैया मेरे सामने ही फैक्ट्री में आग लग रही है और मुझे कोई दुख नहीं हो रहा बल्कि मैं तो मजा ले रहा हूं आग का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि मुझे यकीन है पैसा कहां से मिल जाएगा, इंश्योरेंस से मिल जाएगा, नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने फायर इंश्योरेंस को कॉल किया, जल्दी आ जाओ, आग लग गई आग लग गई आग लग गई, जल्दी आ जाओ, फायर इंश्योरेंस वाले आ रहे, फायर इंश्योरेंस वालों को बुलाया, अगल बगल के लोगों को बुला लिया, है ना, राइट, आग बुझाने की पूरी कोशिश करी, पानी फेंक फेंक के, बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं, कोई कहीं से पानी फेंक रहा है, मैं मुंह में पानी भर भर के फेंक रहा हूं, पूरी जान लगा दी मैंने, है ना, आग को बुझाने में, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस से इतना लगाव नहीं है जितना मुझे फैक्ट्री को बचाने से लगाव है ना, कि राइट, कि भैया इंश्योरेंस से पैसे पता नहीं कब मिलेंगे, कितने दिनों में मिलेंगे, क्लेम करूंगा, लेकिन मुझसे जुड़े कि मैं जितना बचा सकता हूं उतना बचाऊंगा।
ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने मिटिगेट, कमी, मैंने लॉस में, आग में, है ना, कमी करने के लिए पूरी दिलो जान से कोशिश करी थी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इंश्योर्ड, हम मस्ट टेक द रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस। मिटिगेट का मतलब मिनिमाइज द लॉस। जैसे मैंने फायर इंश्योरेंस हुआ तो मैंने फायर ब्रिगेड को, है ना, कॉल फायर ब्रिगेड, कॉल लेबर, ट्राई टू, है ना, राइट, शावर वाटर, पानी फेंका, जो एक आम आदमी करता है मैंने वो सब किया, है ना। ऐसे नहीं कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ के एंजॉय कर रहा हूं। लिखो फॉर एग्जांपल, मिटिगेशन का लिखो। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन टेक फायर इंश्योरेंस, मैं बोल रहा हूं तुम लिखना है ना, जल्दी लिखना। इफ अ पर्सन टेक फायर इंश्योरेंस, if person take fire insurance and when fire broke out, जब आग लगी, है ना, then he must taken reasonable step, he must taken reasonable steps to minimize the loss, he must taken reasonable step to minimize loss rather than watching fire, है ना, as he will get इंश्योरेंस। कि बस वो आग को देख नहीं रहा कि भैया इंश्योरेंस तो मिल ही जाएगा, है ना, राइट, वो उसने आग को बुझाने की पूरी कोशिश करी। तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा सर मैंने कोशिश इसलिए करी क्योंकि इंश्योर्ड बिल्डिंग, क्योंकि इंश्योर्ड बिल्डिंग मेरी भी जिम्मेदारी है। उसने ये प्रूफ करी बात, मेरी भी जिम्मेदारी है। भले मैंने बिल्डिंग का इंश्योरेंस कर रखा है लेकिन फिर भी इंश्योर्ड बिल्डिंग मेरी जिम्मेदारी है, इंश्योर्ड बिल्डिंग मेरी भी जिम्मेदारी है। एग्जाम में सबसे ज्यादा संभावना है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की ही आने की है एग्जाम में। बाकी आगे तो छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी। सर अब याद कैसे करेंगे? अब ये सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया कंपनी तो बता रहा हूं इंश्योरेंस कहां से लेना है। अगर तुम्हें इंश्योरेंस लेना है तो पता कहां से लें? फ्लिपकार्ट से। कहां से लें? तो भैया याद रखना फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस लें। सबसे बढ़िया कंपनी फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से इंश्योरेंस ले। बताओ समझ चुके हो तुम? एफ से क्या बना सर? पहला पॉइंट फेथ। एल से क्या होगा सर? लॉस को मिटिगेट करने की कोशिश। आई से क्या बनेगा सर? इंडेमनिटी। पी से क्या बनेगा सर? प्रॉक्सिमेट। कार्ड के सी से क्या बनेगा सर? कंट्रीब्यूशन। एसबीआई और एचडीएफसी। एस से क्या बनेगा सर? बोलो। सबरोगेशन। और इंश्योरेंस का आई से क्या बनेगा सर? मेरा खुद का क्या होना चाहिए सर? इंटरेस्ट। हो गया ना साथ? और इंश्योरेंस का क्या है सर? क्योंकि मैं इंश्योरेंस पढ़ा रहा हूं तो इंश्योरेंस का कोड है। तो विद एग्जांपल ये लिख के आएंगे, है ना, केस स्टडी में भी आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा। आपको पहचान लेना है, झटपट पहचान लेना है। ठीक है बंदा बंदी? अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में देखोगे, अगर तुम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखोगे तो देखो दो तरह के इंश्योरेंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अब देखो सिंपल सी बात, लाइफ इंश्योरेंस तुम जानते ही हो। लाइफ इंश्योरेंस मतलब मरने पर पैसे किसको मिलेंगे? जो मर गया उसको, घर वालों को? जो मर गया उसको?
वो ऊपर थोड़ी लेके जाए घर वालों के लिए, तो उसको तो मजा नहीं है, उसको तो पता है जो मजा लेगा कौन लेगा, मेरे घर वाले लेंगे, घर वाले मुझे लुढ़का देंगे इंश्योरेंस के बाद, है कि नहीं बात, राइट। इंडिया में बहुत के साथ चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराया पिताजी ने, पिताजी को ही, है ना, खेल खत्म। लेकिन जनरल इंश्योरेंस लाइफ पे नहीं होता, जनरल इंश्योरेंस होता है किस पे सर, जैसे फैक्ट्री में आग लग गई, मैरिन इंश्योरेंस, घर क्रॉप जल गई, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सारे इंश्योरेंस क्या होते हैं सर, जनरल। यानी कि लाइफ को छोड़कर जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है सर, जनरल इंश्योरेंस। याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स में और एमसीक्यू में, व्हाट यू कॉल्ड इंश्योरेंस अदर देन लाइफ, तो उन्हें क्या बोलोगे सर, याद रखना, उन्हें जनरल इंश्योरेंस बोलता है। यानी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है सर, लाइफ इंश्योरेंस का किस पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा और कब मिलेगा सर, सर मैच्योरिटी और डेथ जो भी पहले, मैच्योरिटी और डेथ जो भी पहले, ठीक है, राइट। कुछ लाइफ इंश्योरेंस तो आती है जो डेथ के बाद ही मिलती है, लेकिन कुछ लाइफ इंश्योरेंस आती है जैसे 100, जैसे मैंने कर रखी है, जो मेरी LIC है ना, वो उनमें कह रखा है कि अगर आप 100 साल के हो गए या आप अल्लाह को प्यारे हो गए, इनमें से जो काम पहले होगा, आपको मान लो 1 करोड़ कर रखा है लेट से, तो आपको 1 करोड़ रुपए क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वो आता है ना आजकल तो लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए, है ना, राइट, इतने रुपए महीना, महंगा नहीं है वो बोलता भी है वो। तो बताओ अगर मेरे घर वालों को या मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तो या तो मैं 100 साल का हो जाऊं, और अगर 100 साल से पहले निकल लिया तो 1 करोड़ रुपए किसको मिल जाएंगे, फैमिली को। दोनों में से जो काम पहले होगा, अगर मेरी उम्र 100 से ज्यादा है तो 1 करोड़ मुझे मिलेंगे, 100 से कम है तो किसको मिल जाएंगे, घर वालों को मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कि मैच्योरिटी 100 साल है और डेथ जो भी पहले होगा उसमें आपको पैसा मिला जाता है लाइफ इंश्योरेंस में। बात समझ में आ गई, ये लिखी बात, ये एग्जांपल लिखना एग्जाम पे। अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर गया 100 साल तक, 100 साल तक, तो उसके मजे आ गए, ही एंजॉय द अमाउंट, आगे नहीं आ गए मजे। और अगर पॉलिसी होल्डर 100 साल से पहले निकल लिया तो क्या होगा, किसको मिलेगा, परिवार को। लिख लिया एग्जांपल, तो इसे हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी ऑफ LIC इज 100 ईयर, है ना, और डेथ विच एवर इज अर्लियर। इफ X डाइड ऑन 90 ईयर तो 1 करोड़ रुपए किसको मिल गए। इफ X नॉट डाइड एंड लिव्ड अप टू 100 ईयर तो किसे मिल जाएगा, उसी को मिल जाएगा। लिख दोगे एग्जांपल, है ना। तो ये एग्जांपल आप एग्जाम में लिख के आएंगे, बहुत जरूरी है। अब सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कितने बार की होती है सर, इसका प्रीमियम आप चाहे हाफ ईयरली पे कर दो, क्वार्टरली पे कर दो। मैं हाफ ईयरली पे करता हूं, अगर मेरी बात करो ना तो मैं पे करता हूं हाफ ईयरली, है ना, कि भैया मैंने इंश्योरेंस कर रखा है, भैया हर 6 महीने बाद ले जाना, इकट्ठे हो जाएंगे, ले जाना पैसे, राइट, मर्जी आपकी, जो आप टर्म में मानना चाहें। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस होता है होल लाइफ पॉलिसी। कैसा होता है सर, सर होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है, बताओ क्या होता होगा सर। पूरी जिंदगी की पॉलिसी कर दी आपने, यानी पैसा आपको मिलना ही नहीं है, होल लाइफ। पैसा किसको मिलेगा सर, यानी पैसा मिलना है घर वालों को, आपके अल्लाह को प्यारा होने के बाद। सम बिकम पेबल टू द हेयर ऑफ डिसीज, तो घर वालों को क्या बोला जाता है, लीगल हेयर्स। क्या बोला जाता है, तो टेक्निकल टर्म है, तो घर वालों को बोलते हैं लीगल हेयर्स को मिलेगा। दूसरा होता है एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी वो है जो मैंने तुम्हें बताई अभी, जो मैंने कर रखी है और ऊपर भी लिखा है, उसे क्या बोला जाता है एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी को, 100 ईयर और डेथ विच एवर इज अर्लियर। ये लिखी बात। एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी मतलब या तो नॉमिनी को लीगल हेयर्स को मिलेगा, या फिर एज पर, है ना, या डेथ पर, ठीक है, राइट, यानी 80 साल के होते ही मिल जाएगा। मुझे, मैं जिंदा हूं तो मुझे 100 साल में, अगर 100 साल के होने पर किसको मिल जाएगा, घर वालों को मिल जाएगा। और अगर इंश्योर्ड मर गया तो फिर उसको घर वालों को मिलना ही है, सेम बात। GLP क्या होता है सर, GLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी, है ना, शॉर्ट में इसे प्रैक्टिकल आम आदमी की भाषा में बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सर इसमें क्या होता होगा सर, इसमें 2 लोग मिलकर इंश्योरेंस करा लेते हैं। 2 लोग हैं, लैला में लैला और एक मजनू भाई।
लैला और मजनू भाई ने विवाह कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जिएंगे मरेंगे साथ, तो पॉलिसी भी साथ। इन्होंने जॉइंट लाइफ, दोनों के जीवन की जॉइंट पॉलिसी करा ली, यानी पॉलिसी एक ही है, प्रीमियम का अमाउंट भी एक आता है, पर उसमें कवर कौन है? कवर कौन है? दोनों के जीवन कवर है। मान लो मजनू बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया, अब क्या होगा? मजनू निकल लिया, अब क्या होगा? पैसा किसको मिल जाएगा? बस पैसा जो प्रीमियम का, जो मतलब रिफंड का, मैच्योरिटी का, वो किसका हो गया? लैला का। अब ये मत पूछना लैला ने तुमने लुकाया मजनू को, है कि नहीं बात? तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में बड़ा चक्कर रहता है, पता नहीं कौन किसे लुकाते पैसे के चक्कर में, है कि नहीं बात? देखो लिखी बात, 2 या 2 से ज्यादा जिंदगी LIC ले ली जाती है साइमल्टेनियसली। अगर उनमें से कोई एक निकल लिया तो पैसा किसको मिल जाएगा? सम विल बी पेएबल, बोलो, सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। यानी कि अगर मजनू की डेथ हो गई, ऑन डेथ ऑफ M, पैसा किसे मिलेगा? सेम एग्जांपल लिख के आना, XY करके लिखाना। तो GLP समझ में आ गया, होल लाइफ समझ में आ गया, एंडोमेंट समझ में आ गया। सर एन्यूटी पॉलिसी, एन्यूटी पॉलिसी कैसी होती है सर? एन्यूटी पॉलिसी होती है कि मैच्योरिटी एक तरीके से, तो बताओ पेंशन प्लान की तरह। किसकी तरह होती है सर ये? इट्स लाइक अ पेंशन प्लान। मतलब कि पॉलिसी इज वन अंडर विच अमाउंट इज पेबल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट आफ्टर एश्योर्ड अटेनिंग द सर्टेन एज, है ना। जैसे एक तो मैंने LIC करा रखी है, एक मैंने पेंशन प्लान पॉलिसी करा रखी है। उसमें पता क्या है, मैं खुद की बताता हूं। मैंने LIC से ही ले रखी है पॉलिसी, एक लाइफ इंश्योरेंस है ये। इसमें क्या है, जब मैं 60 का हो जाऊंगा, कितने का हो जाऊंगा? इसलिए बोला था सठिया गया। क्या सठिया गया? पता क्या बोला था? जो 60 का होता है सठिया गया, 60 मतलब सठिया गया। पहली बार पता लगा ना सर, आज आपने हमारी आंखें खोल दी सर। जब मैं सठिया जाऊंगा, जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो मेरा दिमाग है ना सठिया जाएगा। तो भैया बताओ 60 की उम्र में अब कोई जॉब करता रहेगा क्या? पढ़ाता रहूंगा क्या? नहीं ना। तो मैंने कहा जैसे ही 60 का हो जाऊं, जब तक 60 का हो तब तक मुझसे पैसे लेते रहो। 60 के होने के बाद पर मंथ मुझे, अब पेंशन तो मिलती नहीं, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो बिजनेसमैन हो गया, पेंशन थोड़ी है मेरी, तो मुझे पर मंथ क्या दे देना भैया? पर मंथ मुझे फॉर एग्जांपल 50K मिलते रहे, खर्चा पानी चलता रहेगा बुढ़ापे में, ठीक है। इसे बोलते हैं एन्यूटी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? यानी एक एज आने के बाद पर महीना आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब LIC वाले कह रहे पर महीने 5 लाख मत लो, पूरे साल का इकट्ठा ले लो 6 लाख रुपए फॉर ईयर। बात तो एक ही है। मैंने कहा चलो 6 लाख इकट्ठे ले लो ना, बात तो एक ही है, ठीक है। यानी कि एक एज आने के बाद मोस्टली लोग 60 पे कराते हैं, 60 पे आने के बाद रेगुलर इनकम की तरह आपको पैसे मिलते रहते हैं। 60 के बाद रेगुलर इनकम की तरह पैसे मिलते रहते हैं, रेगुलर इनकम। ये वो लोग हैं जो 60 के बाद भी क्या चाहते हैं? पैसा आता रहे बिना काम के। तो भैया जिंदगी भर प्रीमियम भरो, 60 के बाद आता रहेगा। मैंने ये करा रखी है। नहीं, जिंदगी भर मिलता है, प्रीमियम भी हाई होता है। जो मेरा है ना, मैं तो अपना बताऊं तो मेरा है कि मुझे 75 साल तक मिलेगा। मैं प्रीमियम भरता हूं, है ना, हर साल, और कई सालों से भर रहा हूं मैं। जब मैं 23-24 का था ना, तब से भरना शुरू कर दिया था मैंने, है कि नहीं बात? तब से प्रीमियम भर रहा हूं LIC को, कि जब मैं 60 का हो जाऊं तो LIC मुझे कितने रुपए महीना देती रहे? 50,000 रुपए महीना देती रहे, यानी 6 लाख रुपए साल का देती रहे। तो तब से भर रहा हूं, 60 तक भरता रहूंगा। LIC मुझे देती रहेगी जब तक मैं 75 का ना हो जाऊं। तो 60 से लेके 75, 15 साल तक मुझे क्या मिलता रहेगा? 6-6 लाख रुपए साल के मिलते रहेंगे, है कि नहीं बात? तो ये मैंने करा रखी है एन्यूटी पॉलिसी। LIC मैंने बताई तुम्हें 100 साल वाली वो करा रखी है, तो उसमें तो घर वालों का मजा है। 100 साल तक तो मेरे को जीना नहीं है, पता है कि नहीं बात? तो घर वालों का मजा है। एन्यूटी का मजा मुझे है कि मैं वो दे रहा हूं। और भैया एक पॉलिसी आती है बच्चों के लिए। जैसे एक पॉलिसी बहुत फेमस है LIC की, जिनके घर में लड़कियां होती हैं उनके माँ बाप को जरूर बता दी जाती है, और उस पॉलिसी का नाम है कन्यादान पॉलिसी। क्या नाम है? कन्यादान पॉलिसी। एक और पॉलिसी है सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि पॉलिसी। कन्यादान पॉलिसी समझ गए? पैसे भरते रहो, जब भी बिटिया की शादी होगी तो LIC वाले तुम्हारी शादी में कन्यादान की तरह पैसे देके चले जाएंगे, है ना, जब तक भरते रहो। सुकन्या समृद्धि पढ़ाई से रिलेटेड हो जाती है एक तरीके से।
कि भैया अगर लड़की को किसी हायर कॉलेज में जाना है, IIM वाईएम जैसे बड़े कॉलेज में जाना, फीस ही वहां 20 लाख रुपए, और ही जाता 20 लाख रुपए है ना, तो भैया अभी भरते रहो, जब उसकी कॉलेज की फीस जानी होगी तो जितना पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट है उतना तो कहां से मिल जाएगा, LIC से मिल ही जाएगा। उसे बोलते हैं चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, है ना, यानी पॉलिसी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और मैरिज एक्सपेंस। और प्रैक्टिकली मैरिज के लिए कन्यादान पॉलिसी चलती है, एजुकेशन के लिए सुकन्या, है ना, सुकन्या समृद्धि चलती है। ये एग्जाम में जरूर लिख के आ जाना। तो भैया चेक करने वाले को पता रहेगा, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, बच्चे को पता है कि इस नाम की पॉलिसी इन काम के लिए होती है।